टॉपिक बच्चे हमारा चल रहा है बेसिकली बेसिक्स चल रहा है नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ टर्म्स हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी करे हैं, जैसे कि इसके अंदर अभी जो टर्म आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो है आपका यहाँ पे सिटीजनशिप किसे बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एम्बेसीज के बारे में। अब ये जो टर्म्स है मैं बार बार रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे वहां पे ये सारे अप्लाई होंगे। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको यही नहीं पता होगा कि सिटीजनशिप होती क्या है, कौन सिटीजन है, नेशनल इनकम में किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि ये बेसिक्स है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंस दो, थ्योरी वाला पार्ट नहीं है आपका ये, ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहले सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की जब भी बात होती है बेटा तो हम समझते हैं कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है, नागरिक। हम कहेंगे हम इंडियन के सिटीजन है, हाँ जी है। क्यों है? हमें सिंपल अगर अपनी लैंग्वेज में बात करोगे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि सर हम यहीं पे पैदा हुए हैं यहीं पे रहते हैं तो हम यहाँ पे सिटीजनशिप है। लेकिन एक्चुअल के अंदर इकोनॉमिक्स के थ्रू अगर जाते हैं हम तो सिटीजनशिप का मतलब नहीं होता ऐसा। उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस होती हैं जिसकी बेस पे आप सिटीजनशिप कहलाते हो। कहता है सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ अ बर्थ। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हमारी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन और द सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। भाई ये तो देखा ही जाएगा कि कहाँ पे पैदा हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कुछ और टर्म्स भी होंगे बेटा। जरूरी थोड़ी है कि इंडिया के अंदर जो पैदा हुआ वही इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ऐसे बहुत नागरिक हैं जो इंडिया में नहीं पैदा हुए लेकिन फिर भी क्या है इंडियन सिटीजन कहलाते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करते हैं वो हमें समझना है। कहता है ना यू आर इन अ इंडियन सिटीजन, अगर कहते हैं लीगल स्टैंप लगी है और आप यहाँ पे पैदा हुए हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ का है, तो एक नॉर्मल फेस के अंदर आप यहाँ के सिटीजन माने जाओगे। लेकिन आगे पढ़िए अब इसमें रेजिडेंस कब कहलाओगे आप यहाँ के। कुछ कंडीशन होती है सिटीजनशिप के लिए। पहली क्या होती है कि रेजिडेंस वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा इनकम सोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विच ही शी लिव्स। यानी अगर कोई इंडिया में रहता है और प्लस उसका इनकम सोर्स भी क्या है बेटा, इंडिया के अंदर ही है, तो ये एक कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। आई एम रियली डूइंग गुड इन इंडिया, आई शुड स्टे हियर, इंग्लैंड सिटीजन। अब क्या है, कोई इंग्लैंड का बंदा था, वो यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे काम करके देखा, उसे अच्छा लगने लगा, वो कहता है मैं यहाँ पे ही काम करूंगा, यहीं पे रहा करूंगा और इनकम सोर्स जॉब वगैरह भी क्या करूंगा मैं इंडिया में ही करनी स्टार्ट कर दूंगा। तो वो क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, रेजिडेंट कहलाएगा हमारा, ठीक है। सिटीजन नहीं कहलाएगा अभी, वो क्या कहलाएगा, सिर्फ रेजिडेंट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज अ रेजिडेंस ऑफ इंडिया और अदर कंट्री। कहता है इंडियन सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर फॉर अ बिजनेस। अब एक इंडियन सिटीजन है, रह कहाँ पे रहा है बेटा, वो सिंगापुर में सिर्फ बिजनेस पर्पज से रह रहा है। तो कहता है रेजिडेंस ऑफ अ सिंगापुर, क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी जो इनकम सोर्स है, वो बिजनेस कहाँ पे कर रहा है, वो सिंगापुर में कर रहा है, तो उसका इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, सिंगापुर से हो रहा है। एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। कहता है कि इंडिया का सिटीजन है, यूएस एम्बेसी में काम करता है, लेकिन वो एम्बेसी इंडिया के अंदर ही है, तो वो कहाँ का नागरिक कहलाएगा। मैंने आपको सिंपल बताया था, अगर एम्बेसी की बात करी जाएगी तो जो एम्बेसी जहाँ की है सब अपने अपने बंदों को सैलरी देती है, तो वो जो नागरिक है वो कहाँ का कहलाएगा बेटा, वो इंडिया का ही रेजिडेंट है बेसिकली। रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा वो, क्योंकि उसको सैलरी कौन पे करेगा। आगे अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ये गलत है यहाँ पे आंसर्स। कहता है एक स्टूडेंट है जापान से आया है, किसके लिए आया बेटा, वो एजुकेशन के लिए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, क्योंकि उसका इनकम सोर्स यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाई नहीं करता। इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years फॉर द स्टडीज। अब यहाँ पे ना बेटा देखो, रेजिडेंट आप तब तक नहीं कहलाते, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो 1 साल से ज्यादा आप यहाँ पे रहो। दूसरी कंडीशंस क्या होती है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आपका इनकम सोर्स भी कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। फिर आता है ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन। इंडिया की एक एम्बेसी कहाँ पे लोकेट कर रही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लगा सकते हो कि ये वाला जो है ये तो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट, और ये वाला क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, एम्बेसी का टॉपिक किया था हमने, कि एम्बेसी में मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की कोई भी एम्बेसी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ पे खुली हुई है। मान लो इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी है, तब भी वो कहाँ की टेरिटरी में कहलाएगी, यूएस टेरिटरी में कहलाएगी। जापान की है, जापान वाले भी ऐसे। इंडिया की अगर किसी दूसरे देश में खुली हुई है तो वो टेरिटरी में किसकी कहलाएगी, वो इंडिया की टेरिटरी में ही कहलाती है, ठीक है। अब कहता है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस अ नेशनल इनकम। कहता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, देखिए। कहता है डोमेस्टिक कंसेप्ट
बट डोमेस्टिक कहाँ से लिया गया, इसको बोलते हैं हम घरेलू। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? घरेलू, यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, हमारी घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। कहता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय द रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई चीज हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हुई है तो हमें वहां पे ये नहीं देखना कि वो हमारे रेजिडेंट ने करी है या हमारे नॉन रेजिडेंट ने करी है। सिंपल, हमें जब डोमेस्टिक की बात करनी है ना, तो हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में, क्या कि अगर सर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुई है, तो वो कहाँ की कहलाएगी टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगी। कहता है टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट इन इंडिया। कहता है टाटा मोटर्स ने कमाया प्रॉफिट, तो वो किसका कहलाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का। रेजिडेंट ऑफ जापान होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट इन इंडिया, तो भी वो कहाँ का कहलाएगा बेटा? इंडिया का ही कहलाएगा। होंडा मोटर्स ने प्रॉफिट कमाया इंडिया के अंदर, तो ये भी डोमेस्टिक इनकम है और ये भी क्या है बेटा हमारी? एग्जाम्पल समझो, इससे आपको पूरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। भाई टाटा इंडिया की कंपनी है, उसने प्रॉफिट भी इंडिया में कमाया, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजिडेंट भी है। ठीक है, वो रेजिडेंट भी है और वो कमा भी कहाँ पे रहा है? इंडिया के अंदर ही कमा रहा है, तो वो डोमेस्टिक इनकम हो गई। जापान की जो कंपनी है वो होंडा है, होंडा किसकी कंपनी हो गई? जापान की, तो वो यहाँ की रेजिडेंट तो नहीं हुई, नॉन रेजिडेंट है। लेकिन उसने जो प्रॉफिट कमाया वो कहाँ पे कमाया? हमारे ही देश में, हमारी टेरिटरी में कमाया, तो वो किसकी इनकम कहलाएगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएगी। तो डोमेस्टिक इनकम में एक चीज दिमाग में सिंपल एक ही चीज रखनी है आपने, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का लेना देना नहीं होता। सिंपल हमें ये देखना है कि वो जो इनकम सोर्स कमाया गया या प्रॉफिट कमाया गया हमारी टेरिटरी में है, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। उसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके पीछे। क्लियर? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देख के चलना है बस आपने। अब जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहले तो यहाँ टू और फ्रॉम में पता करते हैं डिफरेंस क्या है। फ्रॉम का मतलब है हमारे पास आ रहा है, टू का मतलब है हम वहां पे भेज रहे हैं। ठीक है, हमारा नागरिक बाहर के इनकम भेजेगा तो वो टू अब्रॉड हो गई, वहां से मंगा रहे हैं तो वो क्या हो गई बेटा? फ्रॉम अब्रॉड हो जाती है। कहता है इंडियन रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्न फैक्टर इनकम लाइक रेंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। आपको पता है 4 फैक्टर्स होते हैं, उनसे उन्होंने ये इनकम कमाई। हमारे देश का कोई नागरिक है, बाहर की कंट्री में रहता है, ठीक है, लिखा है स्पेशली वहां पे इस टर्म को, जो भी रेड कलर में है ना वो हाईलाइटेड पॉइंट है बच्चे। क्या है यहाँ पे? ये इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत का नागरिक है, रहता विदेश के अंदर है, वहां पे वो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है। फॉरेन रेजिडेंट वर्किंग इन इंडिया एंड अर्न फैक्टर इनकम लाइक दिस। कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन द। अब देखो यहाँ पे एनएफआई होगा क्या, और सबसे ज्यादा यूज होगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम के अंदर क्वेश्चंस को। कहता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये क्या है हमारा? क्यों? फॉरेन रेजिडेंट है, काम कहां पे कर रहा है? इंडिया में, यहां के पैसा कमाएगा, भेजेगा कहां? तो यहां से बाहर जा रही है, तो ये क्या बन गई? एनएफआईए। लेकिन कौन सी वाली? टू, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारा देश का नागरिक है, बाहर जाके काम कर रहा है, वहां पे फैक्टर इनकम कमा रहा है, तो वहां से इनकम कहां आएगी? मेरे पास आएगी, यानी यहाँ पे आ रही है इंडिया के अंदर। तो ये क्या बन गई हमारी? नेट इनकम फ्रॉम। ये क्या कहलाएगी बच्चे? हमारी नेट इनकम। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। नेशनल कॉन्सेप्ट देखो, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसकी बेस पे पढ़ा था? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक किसकी बेस पे था हमारा? टेरिटरी, या फिर हम कह सकते हैं एरिया के हिसाब से था। अब जब हम नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये किसकी बेस पे देखा जाएगा? कहता है बेस्ड ऑन द रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द। अब दोनों का डिफरेंस समझना बेटा दोबारा। डोमेस्टिक में बच्चे मैंने आपको बोला है क्या, कि डोमेस्टिक में सिर्फ मेरे को एक चीज देखनी है कि अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, हमें लेना देना नहीं है कि वो हमारा रेजिडेंट था या नहीं था। हमारी घरेलू सीमा के अंदर कोई इनकम हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। नेशनल इनकम उसका बिल्कुल अपोजिट चलता है। नेशनल इनकम ये कहता है कि अगर वो हमारे देश का रेजिडेंट था, अब उसने भले ही इनकम वो इंडिया में कमाई हो या इंडिया से बाहर कमाई हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्क क्या है कि इसमें पहले वाले में डोमेस्टिक में क्या देखना था? मेरे को सिर्फ एरिया देखना था। क्या देखना था बच्चे? सिर्फ एरिया। अपने एरिया में हुआ है तो हमारा है। नेशनल इनकम में एरिया नहीं देखते, ओनरशिप देखते हैं, कि अगर हमारे देश का नागरिक था, भले ही उसने वो इंडिया में पैसा कमाया, भले ही उसने बाहर जाके कमाया, तो वो किस में काउंट हो गया? हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि वहां पे हम ओनरशिप देख रहे हैं, पैसा कमाया किसने? पैसा किसने कमाया? हमारे देश के नागरिक ने कमाया। तो यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द रेजिडेंट बोथ विद इन
और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब एग्जांपल समझो, टाटा मोटर इंडिया प्रॉफिट इन इंडिया, ये तो हो गई। होंडा मोटर्स प्रॉफिट जापान इन इंडिया, ये क्यों? क्योंकि अब जो होंडा मोटर्स है वो इंडिया का रेजिडेंट, भले ही इंडिया में कमा रहा है लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है ना, तो इसलिए वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कहता है फैक्टर इनकम फ्रॉम बेसिक, बाकी वही है सेम आपका, ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट ये? सुन लो बेटा आप सारे, आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इंडिया छोड़ दो अभी आप, सिंपल है, मैं एक टेरिटरी लेता हूँ कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। एग्जांपल सुनना बस ध्यान से, दिल्ली क्या है बच्चे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसमें मान लो एक नाम ले लेते हैं राहुल, वो इंडिया का ही रेजिडेंट है, समझ आ रही है। एक नाम ले लेते हैं फलाना बाहर का रॉबिन, वो बाहर का है, विदेश का बंदा है, वो इंडिया का रेजिडेंट। अब राहुल ने भी दिल्ली में पैसा कमाया और रॉबिन ने भी दिल्ली में पैसा कमाया, हमें ये नहीं देखना रॉबिन और राहुल कहाँ गए थे, हमें देखना दिल्ली में पैसा कमाया, डोमेस्टिक इनकम हो गई। क्लियर हो गया डोमेस्टिक? अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जब हम नेशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्सेप्ट में हम ये नहीं देखेंगे कि उसने दिल्ली में कमाया, फ्रांस में कमाया, इजिप्ट में कमाया, उसमें ये देखेंगे कि इंडिया का बंदा होना चाहिए हमारा वो। तो वहां पे मैं देखूंगा कि मान लो राहुल है, राहुल ने फ्रांस में पैसा कमाया, तब भी वो नेशनल इनकम में आएगा, दिल्ली में पैसा कमाया तब भी वो नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रॉबिन ने पैसा कमाया, भले ही उसने इंडिया में कमाया, लेकिन वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, तो वो नेशनल इनकम में, ठीक है, क्लियर हो गई होगी अब? क्या यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है। इतना तो आप समझते ही हो कि भाई नेशनल टर्म बड़ा होता है डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक का मतलब एक बाउंड्री लाइन हो गई हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, और नेशनल का मतलब हो गया बाउंड्री लाइन के अंदर भी और बाउंड्री लाइन के बाहर भी, लेकिन कंडीशन क्या है, हमारे देश का नागरिक होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 है, तो क्या हो गई लेस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्लस में है तो क्या हो गई ये, और फिर कहूंगा इसे अभी यहाँ पे छोड़ दो, आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि जब मैं ये कराऊंगा तो ये और डिटेल में आपको तब समझ आएगा प्रैक्टिकली करते हुए, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अटैच अभी मत करो आप, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे ये चीज समझो, कहता है नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ एफसी, इसको हम बेटा जानते हैं एनएनपी एट, आप में से कोई कई होशियार बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ने के बाद पूछ रहे होंगे सर नेशनल इनकम किसे कहा जाता है, तो वो स्टार्टिंग में बता दिया है कि एनएनपी एट एफसी, क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ आता कि आप कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी करो, वहां पे आएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को बोला क्या जाता है। नेशनल इनकम को बोलते हैं बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है प्रोडक्शन से, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो उसको बनाने की लागत आई है। इसके अंदर हम दो तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्या, फैक्टर कॉस्ट, और क्या पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस क्या हो गया जिसके ऊपर हम उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो लेकिन जब हम नेट इनकम निकालेंगे तो यहाँ पे किस पे नेशनल इनकम निकलती है, फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, ठीक है। इनको चेंज कैसे किया जाता है अभी फ्यूचर में अभी हम पढ़ लेंगे अगली क्लासेस के अंदर। अब डिफरेंस देख लो, यहाँ डिफरेंस आता है बेटा दोनों के अंदर, डोमेस्टिक और नेशनल के अंदर। कहता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यहाँ ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विद इन द, इसके अंदर हमें देखनी है एरिया, इसके अंदर क्या देखना है हमें, सिर्फ एरिया देखना है, हमें मतलब नहीं है वो रेजिडेंट है या हमारे देश में कमा रहा है आके, हमारी टेरिटरी में कमा रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कहलाएगा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय, इसमें हमें एरिया नहीं देखना, इसमें हमें देखना है कि ओनर कौन है, कमा कौन रहा है। अगर हमारे देश का नागरिक है, वो भले यहाँ कमा रहा है, दुनिया के किसी भी देश में कमा रहा है, तो वो किस में काउंट होगी बच्चे, नेशनल इनकम में काउंट, डज नॉट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम के अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होगी। रीजन, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ अपने देश की इनकम ले रहे हैं, अपनी टेरिटरी की इनकम ले रहे हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया, जो हमारी घरेलू सीमा के बाहर से पैसा आ रहा है, तो इसलिए वो डोमेस्टिक का पार्ट ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल इनकम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, भले ही बाहर है चाहे भले ही भारत में, अगर बाहर से भी कोई पैसा भेज रहा है और हमारे देश का नागरिक है, तो वो कहां पे आ जाएगा, आपका नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियस सी बात है, अभी पढ़ा है हमने कि फैक्टर इनकम फ्रॉम बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो क्या हो गया, नेशनल कॉन्सेप्ट है ओनरशिप की बेस पे। सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अ रशियन एम्बेसी इन इंडिया,
कहता है रशियन एम्बेसी है इंडिया के अंदर और इंडियन काम करता है, उसको जो सैलरी मिलती है, कहता है नेशनल कॉन्सेप्ट है ओनरशिप की बेस पे। किसमें आ गया, क्योंकि वो रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया का। इंडिया का बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट। इंडिया का कोई रेजिडेंट रशियन एम्बेसी में सिर्फ काम करता है, रेजिडेंट कहाँ का है वो, इंडिया का। तो अगर हमारे देश का नागरिक है, उसे सैलरी रशिया दे रहा हो, फ्रांस दे रहा हो, इजिप्ट दे रहा, कुछ भी देता रहे, लेकिन हमारे देश का नागरिक है तो वो किस में आ जाएगा, नेशनल इनकम में आएगा। फिर आता है प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। फॉरेन बैंक ने प्रॉफिट कमाया अपनी इंडिया की ब्रांचेस से, तो क्या कहता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा ये। क्यों, क्योंकि अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लेकिन वो हमारा नागरिक नहीं है। तो ये किसकी बेस पे डिफाइन हुआ है यहाँ पे, लोकेशन की बेस पे। दो ही पॉइंट रखने हैं, ओनरशिप देखो रेजिडेंट है या नहीं है, दूसरा क्या देखो, लोकेशन देखो कि अपने एरिया में था या। प्रॉफिट अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। अब यहाँ पे रेजिडेंट कौन सा है, वो सिंपल ये उठाना है आपने यहाँ से, रेजिडेंट इंडिया का है तो कहां पे चला गया, ये नेशनल कॉन्सेप्ट में चला गया, क्योंकि ओनर कहां का था, वो इंडिया का था। फिर आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन जापान। भाई कहाँ के हैं रेजिडेंट, वो कहाँ चले गए बेटा, वो एक तरीके से भारत के तो हुए ही नहीं, कहाँ के चले गए वो, लेकिन उनको जो इनकम मिल रही है कहाँ पे मिल रही है, इंडिया के अंदर मिल रही है। तो टेरिटरी कौन सी हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे आएगा, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है।